नवभारत ने एक विषय विकसित भारत कॉन्क्लेव और महाराष्ट्र के गौरव कॉफी टेबल बुक का विमोचन यहाँ पर आज हो रहा है। और आज का ये जो कॉन्क्लेव है, इसमें उपस्थित ग्रुप के सभी पदाधिकारीगण, मैं महेश्वरी जी को भी प्रणाम करता हूँ, हालांकि वो उपस्थित नहीं है। अच्छा, आ गए हैं। और आए हुए सभी महानुभाव जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मुझसे पूर्व कई वक्ता यहाँ पर उपस्थित रहे। हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी का यहाँ आगमन हुआ, सिंधिया जी का आगमन हुआ, अभी केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह जी को भी यहाँ उपस्थित होना है। इस प्रकार से कई वक्तव्य यहाँ पर हुए हैं, लेकिन उसके मूल में है विकसित भारत। ये विकसित भारत का जो स्वप्न हमने देखा है, महेश्वरी जी हमारे बीच में आ गए, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, निमित महेश्वरी जी को। तो विकसित भारत की ये चर्चा अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर हम अतीत में जाएं, जब अखबार की नींव रखी गई, जिस दौर में, उसको भी लगभग 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो 100 वर्ष पूर्व पर अगर हम जाते हैं, जब देश ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था, और 19वीं सदी के प्रारंभ में जब आज़ादी के आंदोलन की बात होती थी, तो हमारे राष्ट्रीय नेता ये होम रूल कहने में भी शायद झिझकते थे। वो मोर लिबर्टी की बात करते थे, सिविल लिबर्टी की बात होती थी। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और भारतीयों ने उसमें भाग लिया, बलिदान दिया, तो उसके पीछे की सोच ये थी कि अगर इस युद्ध में ब्रिटिश जीतेंगे तो जो हम उनको सहयोग कर रहे हैं उसके बदले में हमें सिविल लिबर्टी मिलेगी, मोर लिबर्टी मिलेगी। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र से आते हैं, उन्होंने बात की होम रूल की, और उस पर दो मत थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक का मत बड़ा स्पष्ट था कि इससे नीचे की कोई बात नहीं होगी, और अंतोदगत्वा होम रूल पर ही आकर के आंदोलन टिक गया। जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, मैं ये सारी बात आपको संक्षिप्त पे इसलिए बताना चाहता हूं कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सफर कहां से शुरू हुआ था कि हम आजादी का संघर्ष तो कर रहे थे, लेकिन शायद हमको ये विश्वास नहीं था कि हम इतने बड़े देश को स्वयं चला सकते हैं, स्वराज हो सकता है। और जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, तो ये तय हो गया था कि अंग्रेजों को जाना पड़ेगा और इस देश में लोकतंत्र स्थापित होगा। लेकिन उसी दौर में हमने विभाजन की विभीषिका भी देखी, और 1947 में देश का विभाजन हुआ। और उस विभाजन में जो हुआ वो हम सबके सामने है, किस प्रकार की त्रासदी आज़ादी के उस आज़ादी की पूर्व संध्या पर जो इस देश में घटित हुआ। तो ये सफर शुरू होता है वहां से। और जब विकसित भारत 2047 की हम बात करते हैं आज, और संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि लोकतंत्र जिंदाबाद। ये लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र की शक्ति है कि हम
अपने इस सफर में जो हमने 1947 में शुरू किया, स्वराज लोकतंत्र को अपनाया और आज हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, लोकतांत्रिक देश है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एजेंडा सेट किया है देश के लिए कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, ये किसी एक सरकार का एजेंडा नहीं है, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा नहीं है, ये एजेंडा 140 करोड़ भारतीयों का है। और जब हम सब मिलकर के इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि हमको 2047 तक विकसित राष्ट्र होना है, विकसित भारत का जो सपना हमने देखा है वो पूरा होगा। आपको शायद मेरे वक्तव्य में लगता होगा कि इसमें कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण है। ये राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, ये किसी दल का दृष्टिकोण भी नहीं है, ये किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण भी नहीं है। मुझे याद है, आपको भी ध्यान होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये लोकतंत्र रहना चाहिए। आज भी यही सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है। कई बार मैं विपक्ष के साथियों से ये सुनता हूं कि ये एजेंडा किसी पार्टी का है या किसी व्यक्ति का है या किसी सरकार का है, तो जो मुझे मन में एक पीड़ा होती है कि क्या हम 140 करोड़ भारतीय एक संकल्प के साथ अगर आगे बढ़ें, राजनीतिक द्वेष भावनाओं को या राजनीतिक एजेंडों को पीछे छोड़ करके कि हम भारतीय हैं और हमको 2047 तक एक विकसित राष्ट्र होना है, विकसित भारत हमको बनना है, और ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और ये मैं भी उस रथ पर सवार हूं जिसको हम 2047 तक विकसित भारत के रूप में ले जाना चाहते हैं। हम सब उस रथ पर सवार हैं, हम सब उस जहाज पर सवार हैं, हम सबका ये साझा कार्यक्रम है, ये हम सबकी साझी सोच है। और मुझे लगता है कि जब हम इस संकल्प को एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, राष्ट्र भावना से, देशभक्ति की भावना से एक चुनौती मानते हुए जब विदेशों में हमारा जाना होता है तो हमको लगता है कि भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, और उस सोच से हम, लेकिन कुछ चुनौतियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ हमारी चुनौतियां नहीं है, ये पूरी दुनिया की चुनौती है। पर्यावरण, किस तरह से पर्यावरण की दृष्टि से हम देखें तो आज पूरी दुनिया के सामने एक सवाल है। किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, वो सवाल सिर्फ किसी एक राष्ट्र का नहीं है, किसी एक देश का नहीं है। जब विषय आता है कि ग्लोबल वार्मिंग पे हमको, हमारे लिए एक चुनौती है, तो शायद मुझे लगता है कि ये सिर्फ भारत से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, पूरे विश्व का विषय है। आज मैं कह सकता हूं कि दिल्ली तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली देश की राजधानी है। अब नवभारत का मंच दिल्ली के प्रांगण में लगा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सौराष्ट्र, महाराष्ट्र का ये, क्योंकि नवभारत या नवराष्ट्र से ऐसा नहीं है कि कोई परिचित नहीं, हम सब लोग परिचित हैं। ठीक है कि हमारे प्रदेश में वो उस तरह से उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपकी पैनी कलम तो पूरे देश तक जाती है, आपकी खबर भी पूरे देश तक जाती है, ब्रेकिंग भी आपकी देश तक जाती है। और फिर जब हमारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उन राज्यों में
जाना होता है तो फिर वहाँ, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, आसाम हो, वहाँ तो फिर एक ही धूम दिखती है महाराष्ट्र में, और वो आपकी है, नवभारत की है, नवराष्ट्र की है। तो आज लाखों पाठक हैं हमारे अखबार के, बहुत सारी जगह से 35 संस्करण हैं, और लाखों करोड़ों पाठकों के बीच में पिछले लगभग 92 वर्ष से पत्रकारिता जगत में आपका स्थान है। मैं दिल्ली विधानसभा, जिसको के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि देश की पहली संसद है। 1911 में जब दिल्ली राजधानी बनी, कलकत्ता से आई, तो दिल्ली में एक सेक्रेटेरिएट की जरूरत थी, और 8 महीने में दिल्ली की विधानसभा जो है उसको 22 एकड़ में 1912 में तैयार किया गया, और 1913 से वहां पर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, विट्ठल भाई पटेल, बाद में आकर के फिर लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सब वहां सदस्य रहे दिल्ली की विधानसभा में एक लेजिस्लेटर के रूप में। और बाद में चल करके 1927 में जब ये पार्लियामेंट बनी, जो अब दूसरे नंबर पर है, उस पार्लियामेंट में जो है ये सदन की कार्रवाई शिफ्ट की गई। अब 1934 की जब हम लोग, चूंकि हम लोग एक हेरिटेज बिल्डिंग है, हमारा एक गौरवशाली इतिहास है दिल्ली की विधानसभा का, तो जब हम वो पन्ने पलटते हैं और जब हम 100 साल के लेजिस्लेशन के उस इतिहास पर नजर डालते हैं, तो पुराने अखबार जब हमें मिलते हैं, जिनको हम ढूंढते हैं, जिसमें से हम खबरें ढूंढते हैं, तो बहुत सारी जगह आपका भी हमें, क्योंकि महाराष्ट्र, क्योंकि ये सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था, जब 1934 में ये अखबार शुरू हुआ, तो नागपुर जो है वो सेंट्रल प्रोविंस, हाँ जी, सेंट्रल प्रोविंस काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनकी जब जो प्रोसीडिंग्स है उनको हम देखते हैं, पलटते हैं, तो उसमें से बहुत सारी चीजें हमको आपके अखबार के माध्यम से भी देखने को मिलती है। और मुझे लगता है कि आज का ये कार्यक्रम अपने आप में एक सार्थक दृष्टिकोण है। जो विषय आपने लिया है वो अपने आप में बहुत महत्व का है, सकारात्मक है, और इसकी आवाज दूर तक जाएगी, इसकी गूंज दूर तक जाएगी, क्योंकि आज हर भारतीय ये सपना देख रहा है कि मुझे विकसित भारत के संकल्प में अपना साथ और सहयोग, और अपना भी इस महायज्ञ में मेरी भी आहुति हो, मेरा भी इसमें योगदान हो, और मैं भी एक संकल्प के साथ आगे बढ़ूं, तो जिससे कि ये कारवां आगे बढ़ेगा और हम लोग एक नए युग की तरफ अपने युवाओं से विशेष रूप से इस बात की अपेक्षा है कि ये विकसित भारत 2047 जो आज का युवा है, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी इसलिए बन जाती है क्योंकि वो सपना देखता है और अपने सपने को पूरा करने का दम रखता है। एक बार पुनः अंत में मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमें आज के इस कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा को अपने साथ जोड़ा। और मैं अंत में इतना कहूँगा कि जहाँ हम विरासत की बात करते हैं अपनी असेंबली की, वहाँ विकास से भी हमने अपनी असेंबली को जोड़ा है। देश की पहली असेंबली है जो सौर ऊर्जा से प्रकाशवान है, यानी कि इसका एक गौरवशाली इतिहास है और पेपरलेस है। हमारी प्रोसीडिंग्स जो हैं उसमें एक पेपर की शीट भी जो है वो टेबल पे, फ्लोर पे मेंबर्स को उपलब्ध नहीं की जाती है। जो कुछ है वो पेपरलेस है, बजट पेपरलेस है, डिस्कशंस पेपरलेस है, बिल पेपरलेस है।
प्रोसीडिंग्स पेपरलेस है। और इस बात की खुशी है कि इस काम को हमने जब फरवरी 2025 में ये नई सरकार बनी तो हमने 100 दिन में इस काम को पूरा किया और 100 दिन में हमने पेपरलेस और सोलर एनर्जाइज इसको किया है। और एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए दिल्ली के इस धरती पर आप सब मेहमान जो यहाँ पर आए हैं आज, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।